नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर बिहार एसआई में। इस सीरीज़ में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जिसमें बिहार के विभिन्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को देख रहे हैं। कल के वीडियो में हम लोगों ने प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा था। इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। ध्यान रहे कि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, जो जैसे बीपीएससी में, इसके अलावा जुडिशियल सर्विसेज में, इसके अलावा बिहार एसआई में, बीएसएससी में, उन सभी को संकलित करके ये पीडीएफ बनाया गया है और उसे ही हम लोग क्विकली रिवाइज कर रहे हैं। ध्यान रहे, ये वीडियो आप पूरा देखने के बाद मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सभी का उत्तर देने में आप सक्षम होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। लास्ट में हम लोग इसमें एक क्विक क्वेश्चन सीरीज रखेंगे, जिससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल तक है। ठीक है, तो शुरू से लास्ट तक देखें। आइए शुरू करते हैं इसको। पहला है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम पद का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ दिल्ली सल्तनत के बारे में, या फिर मैं पूरा मेडावल हिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। पहले मेडावल हिस्ट्री में हम लोग किन चीज़ों को देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत को देखते हैं। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत के 5 वंश जो हैं उन्हें देखेंगे। 5 वंश में कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले है गुलाम वंश, फिर है खिलजी वंश, फिर है तुगलक वंश, फिर है सैयद वंश और फिर है लोदी वंश। इन सबको देखने के बाद फिर हम लोग देखेंगे मुगल्स के बारे में। मुगल्स जो हैं उसमें कुछ प्रमुख राजा हुए हैं, उनको देखेंगे। जैसे सबसे पहले बाबर को देखेंगे, फिर हुमायूं को देखेंगे, फिर अकबर को देखेंगे, फिर जहांगीर को देखेंगे, शाहजहां, और फिर अंत में औरंगजेब को देखेंगे। इन सब के साथ साथ इसमें हम लोग कुछ धार्मिक सुधार आंदोलन की भी बात करेंगे। ठीक है, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म की बात करेंगे। ठीक है, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म के बारे में। इसके अलावा यहाँ पे मराठाओं का उत्कर्ष भी होता है, तो थोड़ा हम लोग उसको भी देखेंगे। वैसे मराठा जो है वो मुख्य रूप से मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। और इन सब के साथ साथ हम लोग राजपूत के उद्गम को देखेंगे, किस तरीके से राजपूत शासन हुआ है। इसके अलावा दक्षिण भारत में किस तरीके से विभिन्न राजवंश राज कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष को भी देखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग देखते हुए चलेंगे, और अंत में जो है यहाँ विजयनगर और बहमनी साम्राज्य को भी देखेंगे। तो ये हमारा मेडावल हिस्ट्री पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक गुलाम वंश से संबंधित है। गुलाम वंश से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम का पद जो है वो किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता था? तो मुकदम जो है वो गांव के सरपंच को मुकदम कहते थे। ये प्रश्न 70वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। उसके बाद जिल्लिल्लाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो ध्यान रहे कि ये बलबन के लिए किया गया था। बलबन जो है वो एक उपाधि धारण किया था, ठीक है, जिसमें जिल्लिल्लाह शब्द था। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। जिल्लिल्लाही जो है ये पदवी थी। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसको लाख बख्श कहा जाता है, तो लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक जाना जाता है, जो 1206 में भारत का सुल्तान बनता है, राजा बनता है। ठीक है, और ध्यान रहे कि ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, इसीलिए इस वंश को गुलाम वंश भी कहते हैं। अगला है अलबरूनी, किसका दरबारी कवि था? तो अलबरूनी जो था वो मोहम्मद गजनबी के साथ आया था, तो वह गजनी का दरबारी कवि था। फिर है गुलाम वंश का प्रथम शासक था। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो उसकी राजधानी लाहौर में थी। लाहौर जो वर्तमान पाकिस्तान में है। भारत में मोहम्मद गोरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था। तो मोहम्मद गोरी ने प्रथम अख्ता जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। अभी मैंने आपको बताया भी था कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। उसके बाद है दिल्ली सल्तनत के शासक जिसने कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण कराया, तो वो इल्तुतमिश था। ध्यान रहे, यहाँ पे हम लोगों ने कुतुब मीनार के बारे में बात किया है। तो कुतुब मीनार जो है इसका निर्माण का कार्य शुरू जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, और इसकी पहली मंजिल के निर्माण के बाद इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद बाकी के 3 जो उसके थे मंजिल, उसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। और फिर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान कुतुब मीनार के ऊपरी मंजिल पर बिजली गिरने के कारण जो क्षति हुई थी, उसके कारण मरम्मत का कार्य जो है फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। तो ठीक है, तो कुतुब मीनार से संबंधित ये 3 फैक्ट्स हैं। इसे भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। इल्तुतमिश शासक था, तो इल्तुतमिश जो है वो गुलाम वंश से था। ठीक है, एक इलबरी तुर्क था, तो इल्तुतमिश गुलाम वंश, इसे याद रखिएगा। फिर इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। ठीक है, फिर इक्तादारी प्रथा आरंभ हुई थी। तो इक्तादारी जो है ये इल्तुतमिश के समय काल में शुरू हुई थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखिएगा। इक्तादारी किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इक्तादारी जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई थी। दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया। तो दिल्ली में पहला मदरसा जो है इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, दिल्ली में पहला मदरसा इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित किया गया था। ध्यान रहे, इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी मदरसाओं का निर्माण कराया था, तो उसको भी हम लोग सेपरेटली याद रखेंगे, आगे मिलेगा वो। चलिए, अगला है मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग था, वो था
तो दारुल इस्लाम के भाग के रूप में इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को शामिल किया था। कुतुब मीनार पूरा किया था, तो कुतुब मीनार का कार्य जो है इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। ठीक है, मैंने अभी ऊपर ही बताया आपको कि इसके प्रथम मंजिल का निर्माण कार्य जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में हुआ था। बाकी का कार्य जो है इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया, और जो क्षतिपूर्ति हुई थी उसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। विग्रह राज चतुर्थ द्वारा निर्मित विद्यालय के स्थान पर निर्मित मस्जिद है, तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा है, और इस मस्जिद का ही निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कहाँ पे है ये अजमेर में है। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। उसके बाद है सल्तनत काल में सिक्के, टाका, सस्कनी और जीतल डैश धातु के बने थे, तो ये सब जो थे चांदी और तांबा का बनता था। चांदी का टाका और तांबा का जीतल, इस तरीके से हम लोग याद रखते हैं। अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई, क्योंकि अब ध्यान रहे कि रजिया जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, और ये भारतीय मध्यकालीन इतिहास की प्रथम महिला प्रशासिका भी बनी, और कहते हैं कि ये बहुत बेहतरीन प्रशासिका थी, लेकिन उस समय के जो उस समय का जो समाज था, जो एक पितृ प्रधान समाज था, उसने महिला शासिका को एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, तो यही लिखा गया है कि उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद था, इसी वजह से रजिया सुल्तान का शासन जो है वो समाप्त हो जाता है। आमिर ए शिकार की पदवी पर बलबन को नियुक्त किया, तो आमिर ए शिकार की पदवी पर बलबन को रजिया सुल्तान ने ही नियुक्त किया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद है रजिया सुल्तान पुत्री थी, तो रजिया सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश की पुत्री थी, इसे भी याद रखिएगा। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। वह प्रथम महिला शासिका जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार के समान प्रतिपादित किया। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने राजाओं को ईश्वरीय अधिकार यानी थ्योरी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ राइट के समान प्रतिपादित किया? तो ये बलबन था। ठीक है, बलबन जो है वो ऐसा कहता था कि राजा जो है वो ईश्वर का ही रूप होता है, ईश्वर का अवतार होता है। चलिए, वह दिल्ली सुल्तान जिसने रक्त और लौह की नीति अपनाई, तो वह दिल्ली का सुल्तान कौन था? वो बलबन था, जो रक्त और लौह की नीति अपनाता था। राजस्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित थे। बलबन के बारे में यह शब्द किसने कहे? तो यह जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा कहा गया था। जियाउद्दीन बर्नी जो है वो भारतीय मध्यकालीन इतिहासकार का प्रमुख लेखक या इतिहासकार माना जाता है। ठीक है, तो इसका नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली के सुल्तान ने सेजदा की प्रारंभ दिल्ली के किस सुल्तान ने सजदा की परंपरा को प्रारंभ किया था? तो सजदा और पैबोस, ये दो परंपरा जो थी उसी बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। सजदा का मतलब होता था कि इस तरीके से झुक के सलाम करना, और पैबोस का मतलब होता था उसके हाथ को और उसके जो उसको चूमना होता था इस तरीके से। ठीक है, तो सजदा और पैबोस जो है वो बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। चालीसा ग्रुप या तुर्क ए चिहलगानी की शक्तियां को किसने तोड़ा? तो देखिए, चालीसा ग्रुप जो था या तुर्क चिहलगामी, इसकी शुरुआत जो है उसको इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी, लेकिन इसको तोड़ने का काम जो है ये बलबन ने किया था। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तुगरील खां ने डैश के शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो तुगन इसका नाम था, तुगरील खां, और ये बलबन के समय में जो है बिहार के क्षेत्र में विद्रोह कर देता है, तो इसका नाम याद रखिएगा, तुगरील खां। ठीक है, किस क्षेत्र में? तो ये बिहार और बंगाल के क्षेत्र में बलबन के खिलाफ विद्रोह कर देता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, लोधी वंश की स्थापना की। तो लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने की थी। ठीक है, बहलोल लोधी का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा कि इसके द्वारा जो है लोधी वंश की स्थापना की गई थी। फिर है, सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग क्या था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर देता हूं मैं, इसे जरूर याद रखिएगा। दीवान ए अर्ज जो है वो सैन्य विभाग था, और इसकी शुरुआत बलबन के द्वारा की गई थी। दीवान ए अर्ज विभाग जो है एक सैन्य विभाग था, और इसकी शुरुआत बलबन के द्वारा की गई थी। तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध आमिर खुसरो पैदा हुए थे, तो ध्यान रहे कि पहले तो याद रखिएगा कि तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध कौन थे? आमिर खुसरो। और ये पैदा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है वो कासगंज पटियाला में हुआ था, कासगंज पटियाला में। ठीक है, ये देखते हैं पुलिस अवर निरीक्षक एग्जाम में पूछा गया है, तो ये सब बिहार एसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसको जरूर याद रखें। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल का गवर्नर किसे नियुक्त किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है बंगाल का गवर्नर अली मर्दान को नियुक्त किया गया था। ठीक है, अली मर्दान। दिल्ली के जिस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा, तो वह बलबन था। ठीक है, नियामत ए खुदाई, अभी मैंने आपको ऊपर बताया भी था कि बलबन वह शासक था जिसने यह सिद्धांत दिया था कि राजा जो है वो ईश्वर का अवतार होता है। ठीक है, तो उसी को नियामत ए खुदाई कहते हैं। चलिए, तुर्क ए चिहलगामी को समाप्त किया, अभी ऊपर ही बताया गया है कि तुर्क ए चिहलगामी की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी और इसका समापन बलबन के द्वारा किया गया था। वह स्थान जिसका पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया गया, वह स्थान जिसका पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया गया, तो यह कहाँ था? यह चित्तौड़ था। चित्तौड़ का नाम जो है अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद कर दिया गया था। ठीक है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, तो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को अलाई दरवाजा कहा जाता है, और इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। दीवान ए आमिर कोही नामक जो विभाग था, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वे बहुत इंपॉर्टेंट है।
ध्यान रहे कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में खास करके सल्तनत काल में जितने भी विभाग हैं, प्रशासनिक विभाग, उसको क्या कहा जाता था, इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे दीवान अर्ज है, दीवान खैरात है, दीवान बंदगान है, दीवान कोही है। तो ये सब देखना है कि ये विभाग का क्या काम था और इसको किसके द्वारा शुरू किया गया था। जैसे यहाँ देखिए पूछा गया है कि दीवान आमिर कोही का जो नया विभाग था, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के द्वारा की गई थी। और दीवान कोही जो था ये एक कृषि विभाग था, ठीक है, इसमें कृषि से संबंधित कार्य होते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी जो है वो आराम शाह था। आराम शाह जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। लेकिन चूंकि ये एक बहुत ही कमजोर शासक हुआ, तो जल्द ही इसे गद्दी से उतार दिया गया, इसकी हत्या कर दी गई और इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली सल्तनत का दूसरा राजा बना, ठीक है। चलिए, जौनपुर शहर की स्थापना की थी। तो जौनपुर नामक शहर जो है इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की गई थी। तो ध्यान रहे कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली को बहुत सुचारू रूप से लागू किया गया था। इसके अलावा कहते हैं कि इसके समय में जो इकोनॉमी थी यानी अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही सुदृढ़ थी, महंगाई बिल्कुल नहीं बढ़ी थी। और ऐसी मान्यताएं भी हैं जनश्रुतियों में कि ये जो है बेईमानी को भी काफी हद तक कंट्रोल कर लिया था। काफी ईमानदारी से जो है वहां पे बाजार नियंत्रण होता था, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी। आगरा शहर का संस्थापक कौन था। तो आगरा शहर का संस्थापक जो है ये सिकंदर लोदी है, सिकंदर लोदी। इब्न बतूता की भारत यात्रा संपन्न हुई थी। इब्न बतूता जो है वो कब आया भारत। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। इसकी पुस्तक का नाम भी कई बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, रेहाला। इसकी पुस्तक का नाम था। अभी जो ESI इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ है 15 दिसंबर को, उस दिन भी जो है यह प्रश्न पूछा गया था कि रेहाला किसकी पुस्तक है। फिर इब्न बतूता है किस देश से आया था। तो याद रखिएगा कि वह मोरक्को से आया था। उसको मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया और बाद में जो है इसे चीन भी भेजा था अपना राजदूत बनाकर। इसके अलावा दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, इसको भी याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें जो है पूछी जाती हैं और काफी इंपॉर्टेंट है इब्न बतूता के बारे में, तो जरूर याद रहना चाहिए। ये किसके समय में भारत आया था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, मोरक्को का यात्री था। चंगेज खां का समकालीन था। तो चंगेज खां का समकालीन कौन था। सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश, यही जो है चंगेज खान का समकालीन था। सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने कराया। तो सीरी शहर या सीरी का दुर्ग जो है या सीरी का किला, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला शासिका थी। तो इसका नाम रजिया सुल्तान था। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा भी था रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। तो रजिया सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो कब इसकी स्थापना की थी। 1306 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी, इसे भी याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव नष्ट किया। तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था। तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। बख्तियार खिलजी 1498 ईस्वी में जो है बिहार बंगाल के क्षेत्र में आया था और उसी समय जो है नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा देता है, ठीक है। चलिए अगला है, सल्तनत काल में अधिकांश आमिर एवं सुल्तान थे। तो यह तुर्क वर्ग के थे, ठीक है, टर्किश ओरिजिन के थे। अधिकांश कहाँ के थे, टर्किश थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मलिक गफूर को 1000 दिनारी का नाम भी दिया गया था, ठीक है। तो इसे किसके द्वारा खरीदा गया था। तो ये नुसरत खान के द्वारा इसे खरीदा गया था, ठीक है। 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है किसे, मलिक गफूर को। और ये देखिए 17th BPSC में क्वेश्चन पूछा गया था, काफी कंट्रोवर्शियल हो गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि 1000 दिनारी को सर्वप्रथम किसने खरीदा था। तो ये नुसरत खान के द्वारा खरीदा गया था। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके समय में हुए थे। तो सबसे अधिक मंगोल आक्रमण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी इसका सही उत्तर होगा। दिल्ली के जिस सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी वह कौन था। तो उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, दिल्ली के जिस सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। तो अभी हम लोगों ने ऊपर ही देखा था कि घोड़े को दागने की प्रथा जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो संपूर्ण भारत को जीतना चाहता था। उसने अपना टाइटल भी सिकंदर सानी रखा था, ठीक है, वो दूसरा सिकंदर बनना चाहता था और उसके लिए उसको एक अस्थायी सेना रखने की जरूरत थी, ठीक है। तो जब वो सेना की पद्धति में जब वो सुधार कर रहा था तो उसी दौरान उसने हुलिया लिखने की प्रथा और घोड़ा दागने की प्रथा शुरू किया था, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा कि हुलिया लिखने की प्रथा और घोड़ा दागने की प्रथा जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। अलाई दरवाजा बना था। तो अलाई दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध सुल्तान है। तो बाजार नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी जो है वो एक प्रसिद्ध सुल्तान है। खिलजी वंश का प्रथम शासक था। तो खिलजी वंश का प्रथम शासक जो है जलालुद्दीन खिलजी था, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी के बाद जो है फिर अलाउद्दीन खिलजी राजा बनता है। जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा हुआ करता था और इसको ही कारा में मारकर अलाउद्दीन खिलजी जो है राजा बनता है। अगला
अगला क्वेश्चन है, दाग और हुलिया की प्रथा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अभी मैंने आपको इसको इलेबोरेट करके भी समझा दिया है। वह सुल्तान जिसने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया, तो अलाई दरवाजा का निर्माण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। इसके अलावा सीरी का किला का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही कराया गया था। अगला है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस सिस्टम जिसको आज के समय में हम लोग जानते हैं, ये सल्तनत काल के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। स्थापत्य में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया था। तो भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग जो है अलाई दरवाजा में किया गया था। ठीक है। वह सुल्तान जिसने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। ठीक है। यानी भू राजस्व की दरें 50% यानी 1/2 कर दिया था। तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ध्यान रहे, मैंने अभी आपको बताया है कि वह सिकंदर ईसानी बनना चाहता था, इसलिए वो बड़ी अस्थाई सेना रखता था और अस्थाई सेना को पैसा देना होता था, है ना, सैलरी देना होता था। तो सैलरी देने के लिए उसके पास सैलरी भी तो होना चाहिए। तो इसके लिए उसने क्या किया था? अपना टैक्सेशन, भू राजस्व की दरों को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था और ये बढ़ाकर लगभग 50% तक कर दिया था। ठीक है। फिर पादनी घटना हुई, जुड़ी है अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो चित्तौड़ का शासक था राणा रतन सिंह। पद्मावती के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मलिक मोहम्मद ग्यासी की प्रसिद्ध रचना है पद्मावती। तो उसमें चित्तौड़, पद्मावती, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। इसके ऊपर जो है संजय लीला भंसाली के द्वारा पद्मावती नामक फिल्म भी बनाया गया है। ठीक है। चलिए अगला है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या था? तो राणा रतन सिंह उसका नाम था। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो इसका नाम था जफर खान। जफर खान की जो है मृत्यु हो गई थी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्रम की विजय के लिए नियुक्त किया गया था। तो दक्षिण भारत फतेह करने वाला या दक्षिण भारत की ओर जाने वाला पहला शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। और अलाउद्दीन खिलजी जो है दक्षिण भारत को जीतना चाहता था और इस कार्य के लिए उसने मलिक गफूर को जो है भेजा था। ठीक है। तो मलिक गफूर, अच्छा, मलिक गफूर को अन्य किस नाम से जानते हैं? कमेंट बॉक्स में आप बताइए। टू वे इंटरेक्शन रहना चाहिए। ठीक है, सिर्फ सुनना नहीं है, आप भी कमेंट करें उसको। ओके, चलिए। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। ओके। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। अच्छा, रामचंद्र देव जो था ये यादव वंश का शासक था। इसके बारे में भी आप लोग को पता होना चाहिए। खुद और मुकदमों को इस हद तक पदावतन कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा। ठीक है। तो अभी आपको मैंने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने समय में बहुत सारे प्रशासनिक आर्थिक सुधार करता है, सेना को भी वो स्थायी सेना रखता है। ठीक है। तो उसी के समय में जो है कहा जाता है कि जो सेना थी, ठीक है, उसमें उनकी जो स्त्रियां होती थी उनको घरों में काम करना पड़ता था। खुद और मुकदमों को इस तरह से पदावतन कर दिया था, इस तरीके से उसको सीमित कर दिया था उनकी शक्तियों को कि उनकी घर की स्त्रियों को घरों में काम करना पड़ता था। ये सब अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। खलीफा की शक्ति का विरोध किया। तो खलीफा की शक्ति का विरोध अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ये खलीफा को नहीं मानता था। ठीक है। इस इवन ये शरीयत और जो मुस्लिम कानून होता है उसकी भी अवहेलना करता था। ठीक है। ये अपना अलग ही धर्म चलाता था। वह सुल्तान जिसके काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। ठीक है। तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई है। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का, ठीक है, धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी जो है ना वो शरीयत या इस्लाम कानून को नहीं मानता था और ये अपना स्वयं का कानून चलाता था। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो है ना एल श्रीवास्तव जो एक इतिहासकार है वो ऐसा मानते हैं कि सैद्धांतिक रूप से जो है अलाउद्दीन खिलजी एक धर्मनिरपेक्ष शासन चलाता है। खैर, ये तो काफी कंट्रोवर्शियल है उसका शासनकाल। तो इसको बस इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन के पर्पज से ही जानेंगे। ठीक है। इतिहासकारों में इसको लेकर मतभिन्नता बनी रहती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख फिरोज शाही लिखी गई थी। तो तारीख फिरोज शाही जो है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? शम्स सिराज अफीम के द्वारा। इसको आप टिक कर लेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जरूर सवाल पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत ले गया था। तो कौन ले गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। ठीक है। दिल्ली से दौलताबाद, दक्षिण भारत। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद था। नसीरुद्दीन महमूद। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के जिस यात्री व इतिहासकार का न्याय व्यवस्था के रूप में दिल्ली के दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ था, तो वो कौन था? इब्न बतूता था। ठीक है। मोरक्को का यात्री था, 14वीं शताब्दी में आया था। ठीक है। और वो इतिहासकार तो था ही, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। कहां से? दिल्ली से। वो कहां ले गया था? दौलताबाद ले गया था। अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था।
ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो वो प्रजा थी उसमें भेदभाव और अन्याय इन सब चीजों को समाप्त करने का प्रयास किया था। वह शासक जिसके शासनकाल के विषय में इब्न बतूता की रिसाला प्रकाश डालती है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में प्रकाश डालती है। उसके बाद है जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी, तो वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, आप बताएंगे कि इस मंत्रालय, इस विभाग का नाम क्या था? दीवाने कोही नाम था। आपको अगर पता था ये चीज तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखें कि कृषि विभाग का क्या नाम था। ठीक है, अगला है जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे डैश शक्ति थी। तो जागीर बांटने के पीछे फिरोज शाह तुगलक की कौन सी नीति थी? परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण, यानी जो विशिष्ट वर्ग थे, जो कुलीन वर्ग थे, उसको अपना समर्पण देता, यानी उसको मुहर लगा दिया है, चलो हम तुम्हारा भी सम्मान करते हैं। तो ऐसा कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक करता है। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, तो सबसे अधिक गुलाम फिरोज शाह तुगलक के दरबार थे। इसके लिए उसने दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान ये सब भी शुरू किया था। फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का डैश नाम से फारसी में अनुवाद कराया। तो ये दलाइल ए फिरोज शाही के नाम से जो है संस्कृत पांडुलिपियों का फारसी में अनुवाद कराया था। नाम क्या था? दलाइल ए फिरोज शाही। ओके, अगला है वह शासक जिसने गुलाम हेतु विभाग स्थापित किए थे। तो गुलाम हेतु विभाग किसने स्थापित किए थे? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। और इसी के समय में सर्वाधिक मात्रा में गुलाम भी थे, इसलिए इसको एक अलग से विभाग ही बनाना पड़ गया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा था। तो दारुल सफा जो है एक खैराती अस्पताल था। ठीक है, अस्पताल था दारुल सफा। अगला है वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। तो ये कौन था? ये फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए एक अलग से विभाग की स्थापना भी की थी। वह सुल्तान जिसने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया। तो सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था, फिरोज शाह तुगलक। चलिए, अगला है सैयद वंश। बहुत छोटा वंश था, लगभग 40 से 44 वर्ष के आसपास इसका शासन रहता है। तो सैयद वंश की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? खिज्र खां के द्वारा की जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं। तारीख मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंद डैश के शासनकाल में था। तो ये सैयद वंश के शासनकाल में था। ठीक है, याहिया सरहिंद के लेखक कौन थे? ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, या सॉरी, तारीख मुबारक शाही का लेखक कौन था? तो याहिया सरहिंद इनका नाम था। तारीख मुबारक शाही के लेखक याहिया सरहिंद डैश के शासनकाल में थे, तो सैयद वंश के शासनकाल में थे। अगला है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का शासन हुआ? तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का शासन हुआ। चलिए, अंत में आप लोधी वंश देखते हैं। लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी। लोधी वंश में 3 शासक होते हैं। ठीक है, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को हराकर पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर जो है वो इब्राहिम लोधी को हराता है और वहां से फिर मुगल वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि लोधी वंश में 3 शासक होते हैं, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी और सॉरी बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। वह सुल्तान जिसने एक नगर बसाया, ठीक है, आगरा नाम का नगर, तो ये सिकंदर लोधी था, याद रखिएगा। अगला है सल्तनत काल के बारे में विविध जानकारियां। तो 12 मासा की रचना। तो 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद गयासी ने किया थी। 12 मासा जो है यही इसी कृत्य के अंदर जो है आपको पद्मावती मिलता है। ठीक है, पद्मावती की जो कहानी है वो 12 मासा में ही मिलता है। ठीक है ना। चलिए, दीवान ए इंसा का संबंध था। तो दीवान ए इंसा का संबंध किससे था? यह था शाही पत्र व्यवहार से, शाही पत्र व्यवहार से। अगला है दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम या चौधरी पद का इस्तेमाल किया जाता था। तो मुकदम या चौधरी का पद जो है गांव के सरपंच के लिए प्रयोग किया जाता था, मुकदम या चौधरी। दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया था। दिल्ली में पहला मदरसा इल्तुतमिश ने स्थापित किया था, इल्तुतमिश ने। अगला है तराइन के द्वितीय युद्ध में डैश भारतीय शासक पराजित हुआ था। सबसे पहले तो ये समझिए कि तराइन के 2 युद्ध हैं। तराइन का पहला युद्ध 1191 में होता है, जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और मोहम्मद गोरी को माफ कर देता है और मोहम्मद गोरी चला जाता है। लेकिन उसके ठीक 1 वर्ष बाद फिर से मोहम्मद गोरी आता है और तराइन के दूसरे युद्ध में वो पृथ्वीराज चौहान को हराता है। ठीक है, तो तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान नामक जो भारतीय राजा थे वो हारते हैं। कब होता है तराइन का युद्ध? आप ये लिखेंगे। इसके अलावा आप हमें चंदावर के युद्ध के बारे में भी लिखें कि ये किस वर्ष हुआ है। चंदावर का युद्ध जो है वो मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच होता है। ठीक है, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच ये कब होता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला है गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर का विध्वंस किया था। तो कब किया था? तो मोहम्मद गजनी जो था वो सोमनाथ मंदिर का विध्वंस 1126 ईस्वी में करता है। ठीक है, प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था, तो मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। अभी हम लोगों ने इसकी बात भी की है। अगला है भारत का आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था। यह 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है।
अगला है विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया। तो सोमनाथ मंदिर को नष्ट किसने किया था? तो महमूद गजनी ने किया था 1026 ईस्वी में। महमूद गजनी जो है कुल मिलाकर 17 बार भारत पर आक्रमण करता है, जिसमें से 16वीं बार जो है वो आक्रमण करता है 1026 में, जिसमें वो सोमनाथ के मंदिर को लूटता है, और अंतिम बार 17वीं बार जो है वो जाटों के विरुद्ध जो है अंतिम आक्रमण करता है। ठीक है, चलिए अगला है बहमनी साम्राज्य। तो बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी थे। बहमनी साम्राज्य जो है और जो विजयनगर है, ये सब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान में धीरे धीरे दक्षिण भारत में इसका उद्भव शुरू होता है। ठीक है, तो बहमनी राज्य के संस्थापक कौन है? अलाउद्दीन हसन गंगू। ठीक है, अलाउद्दीन हसन गंगू। फिर दक्षिण चित्रकला का विकास हुआ है। तो दक्षिणी चित्रकला का विकास जो है वो बीजापुर गोलकुंडा के आसपास हुआ है। ठीक है, अब हम लोग विजयनगर साम्राज्य देखते हैं। ठीक है, तो विजयनगर राज्य की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो हरिहर और बुक्का के द्वारा हुई थी। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस शासक के दौरान आया था? तो देवराय द्वितीय के समय में आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मैं तो कहूंगा कि जितने भी विजयनगर के शासन काल के दौरान जो है 4-5 विदेशी यात्री आते हैं और अलग अलग शासकों के काल में आते हैं। अभी तो नीचे मैं बताऊंगा ही, लेकिन आप इसका एक क्विक नोट जरूर बना लें, और उससे सवाल पूछा जाता है तो उसको आप लोग कंठस्थ कर लें, याद कर लें, रट लें। ठीक है, चलिए अगला है विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा छीना। तो बहमनियों से किसने गोवा छीना था? तो उसका नाम था हरिहर द्वितीय। अगला है विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय समकालीन थे। तो विजयनगर साम्राज्य के जो कृष्णदेव राय थे वो बाबर के समकालीन थे। इवन बाबर का जो बाबरनामा किताब है उसमें राजा कृष्णदेव राय की तारीफ की गई है, उसके बारे में लिखा गया है। अगला है विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया, तो वो कौन था? वो कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान तेलुगु साहित्य के अष्टदिग्गज उसके दरबार में रहते थे। तो ये पूछा भी जाता है कि अष्टदिग्गज जो है वो किसके शासनकाल में रहते थे? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में रहते थे। ठीक है, विजयनगर के बारे में यहाँ पे मैं आपको कुछ एडिशनल चीजें पूछता हूँ। उसके जो 4 वंश का शासन रहा है विजयनगर में। ठीक है, विजयनगर में 4 वंश का शासन रहा है। पहला कौन सा है? पहला है संगम। ठीक है, दूसरा है संगम सुलुभ, तीसरा है तलुभ, और चौथा है अराविडु। ठीक है, संगम सुलुभ तुलुभ और अराविडु। तो इसको भी जो है कई बार सीरियल वाइज लगाने देता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, संगम सुलुभ तुलुभ और अराविडु। वहीं हम लोग कृष्णदेव राय की बात करें तो ये तुलुभ वंश के शासक थे। ठीक है, तालुब वंश के। यहाँ आगे पढ़ते हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध डैश राजा को हराकर लड़ा था। ठीक है, तो किससे जीता था? वो कुली कुतुब शाह से। ठीक है, गोलकुंडा का युद्ध किससे जीता था? कुली कुतुब शाह से। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मिलता है तो हम्पी में। ठीक है, किस नदी के किनारे? कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दोआब के पास जो है विजयनगर नामक साम्राज्य स्थापित था। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी तो यह थी भू राजस्व। भू राजस्व से ही वो सर्वाधिक मात्रा में अपना राजस्व प्राप्त करता था। तालीकोटा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा गया था, याद रखिएगा। तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, यह सन 1565 में हुआ था। इसमें विजयनगर की सेना और बहमनी राज्य की संयुक्त सेना के बीच में जो है युद्ध होता है। ठीक है, चलिए विजयनगर साम्राज्य में आमरम शब्द का अर्थ था, तो ये सैनिकों को अनुदान में दी गई भूमि जो है वो आमरम कहलाती थी। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप स्थापना की थी। तो नागलपुरम नामक जो है ना एक नगर की स्थापना की थी, और कृष्णदेव राय की माता के नाम पर ही इस नगर का जो है नाम पड़ा था, नागलपुरम। ठीक है, निकोलस कोंटी नामक इटली यात्री भारत कब आया था? तो ये देवराय प्रथम के शासनकाल में दौरान आया था। ठीक है, निकोलस कोंटी, और ये इटली का था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि जितने भी विदेशी यात्री जो है वो मध्यकाल के दौरान आए हैं, खास करके विजयनगर साम्राज्य के दौरान, तो उसका नाम आपको जरूर याद होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ धार्मिक सुधार आंदोलन से प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ से भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मध्यकालीन इतिहास के दृष्टिकोण से। निजामुद्दीन औलिया डैश सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे। तो निजामुद्दीन औलिया जो है वो आपको चिश्ती संप्रदाय के अनुयायी थे, और इनका दरगाह कहाँ है? तो इनका दरगाह जो है निजामुद्दीन औलिया का, ये हजरत निजामुद्दीन नई दिल्ली में है, मतलब दिल्ली में है। 10वें सिख गुरु का नाम क्या था? तो 10वें सिख गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह था। इनका जन्म 1666 ईस्वी में होता है, पटना के बिहार के पटना में, पटना सिटी के आसपास होता है 1666 में। और प्रथम गुरु थे, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था गुरु नानक। ठीक है, उन्हीं के द्वारा सिख धर्म की स्थापना की थी, शुरुआत की गई थी। भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। तो भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना जो है निजामुद्दीन चिश्ती के द्वारा शुरू की गई थी, निजामुद्दीन चिश्ती। अगला है सूफीवाद घनिष्ठतः संबंधित है। तो सूफीवाद जो है ना वो इस्लाम से संबंधित, यानी इस्लाम में जो थोड़ा लिबरल इस्लाम है वो सूफीज्म के नाम से, सूफीवाद के नाम से जाना जाता है। वह प्रथम व्यक्ति जिसने
वहदत उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो यह कौन थे? इनका नाम था इब्नुल अरबी। इब्नुल अरबी। अनल हक का अर्थ क्या होता है? तो अनल हक का अर्थ होता है मैं खुदा हूँ। ये सूफी संप्रदाय में जो है ये काफी पॉपुलर टर्म है। ठीक है, जैसे भक्ति आंदोलन में अहम ब्रह्मास्मि है, ठीक है, उसी तरीके से सूफी में अगर आप जाते हैं तो अनल हक आता है, जिसका मतलब होता है कि मैं खुदा हूँ। अपने अनुयायियों द्वारा महबूब ए इलाही के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये सिख निजामुद्दीन औलिया जाने जाते हैं। निजामुद्दीन औलिया डैश सूफी संप्रदाय से थे, तो ये चिश्ती सूफी संप्रदाय से। अभी हम लोगों ने ऊपर बात भी किया था कि निजामुद्दीन औलिया जो थे वो चिश्ती संप्रदाय से थे। शेख निजामुद्दीन औलिया कौन थे? तो ये एक सूफी संत थे। शेख बहराउद्दीन जकारिया ये किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो ये सोहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण था, तो यह किस लिए महत्वपूर्ण था? तो विद्या तथा धार्मिक शिक्षा के केंद्र के रूप में, विद्या तथा धार्मिक शिक्षा के केंद्र के रूप में बिहार का जो बिहार शरीफ क्षेत्र है वो प्रसिद्ध था मध्यकाल में। अगला है बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन याहिया मनेरी का संबंध सूफी के किस संप्रदाय से है? तो ये फिरदौसी से संप्रदाय से जुड़े हुए थे। ठीक है, फिरदौसी संप्रदाय से इनका संबंध था। दक्षिण भारत में शैव संतों को कहा जाता था, तो शैव संत जो है उन्हें नयनार कहा जाता था। ये शिव भक्त होते थे, तो शिव जी जो होते हैं ना उनका तीसरा आंख होता है, तीसरे नयन होता है, इसलिए उसको नयनार कहते हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और विष्णु भक्त जो होते थे उनको अलवार कहा जाता था, अलवार और नयनार। भक्त सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्हें, तो क्या विशेषता थी भक्ति संतों की भी? उन्हें अपनी वाणी और उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे, यानी बहुत कॉमन लैंग्वेज में लिखते थे, बहुत क्षेत्रीय लैंग्वेज में लिखते थे। आप गौर करेंगे कि जैसे भक्ति काल के दौरान ही जो है गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। ठीक है, तो इसका भाषा क्या है? इसकी भाषा अवधी है, लेकिन उसी तरीके से कबीर जो है खड़ी बोली में लिखते हैं, है ना, ये बनारस के क्षेत्र में थे, तो बहुत कॉमन लैंग्वेज है इन लोगों का। ठीक है, इसलिए ये भक्ति आंदोलन के जो संत है ना, इनकी जो वाणियां हैं, जो इनके द्वारा जो कहे गए बात है, ये आम जनमानस तक पहुंची थी। ठीक है, तो उसका यही कारण था, सबसे बड़ा कारण यही था कि वो आम जनमानस की भाषा में बातें करते थे, जनमानस की भाषा में लिखते थे। अगला है मत्स्येंद्रनाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय था, तो मत्स्येंद्रनाथ द्वारा स्थापित जो संप्रदाय था उसका नाम क्या था? उसका नाम था योगिनी कौल। ठीक है, ये एक नया क्वेश्चन है, तो आप याद रख सकते हैं मत्स्येंद्रनाथ योगिनी कौल। ठीक, अगला है निर्गुण स्कूल के सबसे बड़े समर्थक थे, तो निर्गुण के जो समर्थक थे कबीर थे। ठीक है, उसके बाद भक्तिकालीन संतों में से कृष्ण की आराधक नहीं थे कबीर। देखिए करीब, चूंकि कबीर कौन है? वो निर्गुण भक्ति के हैं, तो इसलिए वो ईश्वर के किसी रूप की पूजा नहीं करके जो है ना सगुण भक्ति से गुण की पूजा करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है कृष्ण के आराधक नहीं थे, तो इसमें आपको कबीर होगा। वहीं कृष्ण के आराधक के रूप में पूछा जाए तो इसमें मीरा का नाम आता है, चैतन्य महाप्रभु का नाम आता है। ठीक है, भक्ति काल संतों में से कृष्ण के आराधक नहीं थे, तो कबीर थे, अभी हमने देख चुका है। भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था? तो चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक नाम था विश्वंभर। ठीक है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में हुआ था 1666 में। अभी मैंने आपको ऊपर बताया भी था। चलिए, 10वें सिख गुरु का नाम क्या था? तो 10वें सिख गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह था। खालसा पंथ का गठन किसके द्वारा किया गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही किया गया था। वरकरी समाज सुधार आंदोलन है ना, वरकरी समाज सुधार कहाँ हुआ था? ये महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, वरकरी समुदाय है और ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में ही प्रचलित है। जिस मध्यकालीन संत के उपदेश को अभंग में संकलित किया गया, तो वो कौन थे? तुकाराम थे। तुकाराम के उपदेशों को अभंग में संकलित किया गया है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किया, तो ये रामानंद के द्वारा किया गया था। रामानंद नाम के जो एक संत थे उनके द्वारा किया गया था। देखिए, भक्ति आंदोलन से ना मुझे एक प्रश्न याद आ रहा है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा ही जाता अनिवार्य रूप से। 4 अलग अलग संप्रदाय हैं। ठीक है, एक है एकेश्वरवाद, एक है अनेकेश्वरवाद। तो पूछा जाएगा आपको एकेश्वरवाद की स्थापना किसके द्वारा की गई, है ना, अनेकेश्वरवाद की स्थापना किसके द्वारा की गई है। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना किसके द्वारा की गई है। ठीक है ना, और द्वैताद्वैतवाद की स्थापना किसके द्वारा। इस तरीके से अलग अलग संप्रदाय हैं, उसके संस्थापक आपको पता होने चाहिए। जैसे विशिष्टाद्वैतवाद जो है उसके संस्थापक रामानुज है। ठीक है, वहीं निम्बका द्वैताद्वैतवाद की बात करें तो वो निम्बकाचार्य हैं। ठीक है, एकेश्वरवाद के जो है वो शंकराचार्य। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको ये याद रखना होगा, आगे प्रश्न भी आएगा तो आपको मिलता जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। शेख बहाउद्दीन जकारिया, तो शेख बहाउद्दीन जकारिया जो है वो सोहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, सूफी जाने जाते थे, तो ये मुस्लिम संत के नाम से जाने जाते थे। सूफी मुस्लिम संत के नाम से जाने जाते थे। अगला है रामानुजाचार्य संबंधित है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया ही है कि रामानुजाचार्य जो थे वो विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है रामानुज।
प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, तो ये तो मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है, तो आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। वैसे याद रखिएगा 1854 से 46 के मध्य हुआ था। तो इसे जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे तो वहाँ पे अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। ओके, अगला है गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत जो है गुरु अंगद देव ने की थी, गुरु अंगद देव। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी सीखी, तो ये आनंदपुर साहिब में फारसी सीखी थी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म वैसे तो बिहार में हुआ था, पटना में। ठीक है, लेकिन इन्होंने फारसी सीखी कहाँ पे, तो ये आनंदपुर साहिब में, मतलब वहां सीखा था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे, तो गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। ठीक है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये पटना में हुआ था, पटना साहिब में 1666 में। 9वें गुरु कौन थे, गुरु तेग बहादुर, और वो जो है उत्तर भारत में पंजाब की तरफ से जो है आते हैं, और बिहार के क्रम में उन्हें असम जाना होता है, यानी नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में जाना होता है, क्योंकि उनकी जो वाइफ रहती है, उनकी पत्नी रहती है, वो गर्भवती रहती हैं, तो वो कुछ समय के लिए बिहार के क्षेत्र में पटना के आसपास रुकते हैं, और वहीं पर जो है उनके पुत्र का जन्म होता है, जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने की है। हनुज दिल्ली दुरस्त, ठीक है, हनुज दिल्ली दुरस्त यानी दिल्ली अभी दूर है, ये किसने कहा था, तो ये निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। ये काफी फेमस कोटेशन है, कई बार पूछा जाता है, तो जरूर याद रखेगा। हनुज दिल्ली दुरस्त यानी अभी दिल्ली दूर है। हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है, तो ये दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन एक क्षेत्र है, ठीक है, वहीं पर जो हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह है। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किया, ठीक है, तो किसने किया है, ये दसम ग्रंथ पुस्तक में, दसम ग्रंथ पुस्तक में गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किया गया है। ठीक है, तो यानी मुगल साम्राज्य अब शुरू हो रहा है। हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत, सूफी भक्ति आंदोलन, विजयनगर, बहमनी, इन सबको समाप्त किया है। अब हम लोग मुगल साम्राज्य को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, लिखा गया था। तो ये तबकात ए अकबरी जो है, इसे किसके द्वारा लिखा गया था, तो निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखा गया था, निजामुद्दीन अहमद। इसके अलावा अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया था, तो इसे भी आप लोग जरूर याद रखिएगा कि अबुल फजल की अकबरनामा जो है, यह भी काफी प्रसिद्ध किताब है। ठीक है, अबुल फजल की अकबरनामा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य आलमगीर के नाम से जाना जाता था। मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से कौन जाना जाता था, तो ये औरंगजेब जाना जाता था। औरंगजेब जो है उसका निक नेम कह सकते हैं या पेट नेम आलमगीर था। ओके, हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया गया था कि यदि उसने बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक नजराना अर्पित करेगा। तो यह कथन किसका था, तो यह शेर खां के द्वारा कहा गया था। ठीक है, मतलब शेर खां जो था ना, वो ऐसा कहा था कि अगर उसको, तो शेर खां ने हुमायूं को यह ऐसा प्रस्ताव दिया था कि अगर वो बिहार और बंगाल के क्षेत्र को छोड़ दे, अगर उस पर शेर खां के अधिकार को रहने देता है, तो वो जो है हुमायूं को 10 लाख दिनार जो है वार्षिक नजराना अर्पित करते रहेगा, देता रहेगा। ठीक है, तो ये 60th पीपीएससी में पूछा गया था, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, जिसको इतिहास की गहरी समझ होगी, कि विभिन्न इतिहासकारों की किताबों को जो पढ़ा होगा वही इसका जवाब दे सकता था। ये एनसीईआरटी या अन्य पुस्तकों में इसकी चर्चा नहीं मिलती है। अगला है, हुमायूं का मकबरा स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा जो है ये दिल्ली में है। ठीक है, हुमायूंस टॉम्ब, ये यूनेस्को का धरोहर में शामिल भी है। ठीक है, चलिए अगला है, वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया, तो यह औरंगजेब था। औरंगजेब ने लगभग 57 वर्षों तक जो है राज किया है, मतलब बहुत लंबा है। 1707 में इसकी मृत्यु होती है। भारत में मुगल वंश का संस्थापक था, तो मुगल वंश का संस्थापक कौन है, तो ये बाबर है। बाबर जो है वो इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज होता है। ठीक है, तो उसे ही मुगल वंश का संस्थापक भी माना गया है। अगला है मस्त्रीबास, ठीक है, यानी मनस्वी, जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियम का संग्रह है, उसका नाम क्या था, तो इसे मुबाइन कहा जाता था। ठीक है, मुबाइन, ठीक है ना, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था, तो उसका मुख्य कारण था तुगलमा पद्धति, यानी उसने जो अपनी सेना है उसको इस तरीके से सजाया था, इस तरीके से उसको सुसज्जित किया था कि जिससे कि जो इब्राहिम लोदी की सेना थी, चूंकि इब्राहिम लोदी की सेना बहुत बड़ी थी और बाबर की सेना बहुत छोटी और सीमित थी और सीमित संसाधन थे, लेकिन बाबर की जो युद्ध पद्धति थी, तुगलमा पद्धति, उसने उस पद्धति का प्रयोग करके इतनी चतुर व्यवस्था बनाई थी, जिसके कारण जो है इब्राहिम लोदी की सेना उसके सामने हार गई। भारत में बाबर के युद्धों का सही क्रम क्या है, तो युद्ध का क्रम याद रखेगा कि पानीपत, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घग्गर का युद्ध, घाघरा का युद्ध। इसका साल भी पूछा जाता है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ये 1526 में हुआ था, फिर ये 1527 में, 1528 में और 1529 में, यानी एक साथ हुआ है। पानीपत, घाघरा, चंदेरी और पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघर। ठीक है, तो इसको इसी क्रम में जरूर याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अगला है, खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों पराजित हुआ था। तो खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों जो है राणा सांगा पराजित हुआ था। ठीक है, बाबरनामा की रचना डैश भाषा में की गई थी, किस भाषा में, तो ये तुर्की भाषा में है।
ठीक है, तर्किश में बाबरनामा पुस्तक लिखी गई है। चलिए अगला है, हुमायूं नामा की रचना की थी। तो हुमायूं, अभी हम लोग ने बाबरनामा पढ़ा था, अब हुमायूं नामा है, तो इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? गुलबदन बानो बेगम के द्वारा की गई है। ठीक है, गुलबदन बानो बेगम। फिर अगला है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया। तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो ये 1532 ईस्वी में किया था, 1532 में, 1532 में। 26 जुलाई 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था। तो इस युद्ध का क्या नाम था? इस युद्ध का नाम था चौसा का युद्ध था। ये चौसा एक जगह है, वहीं पे इसको लड़ा गया था। फिर वह सुल्तान जिसने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। तो पहले हजरत आला और बाद में सुल्तान की उपाधि किसने धारण की थी? ये शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी जो है ये बिहार बंगाल के क्षेत्र का सूबेदार हुआ करता था। तो बाद में चलकर जो है ये हुमायूं को हराता है और पूरे भारत पर अपनी सत्ता काबिज करता है। इसके द्वारा बहुत सारे बेहतरीन काम किए गए थे। एक बहुत बेहतरीन प्रशासक था। ग्रैंड ट्रंक रोड है, जीटी रोड, इन सब का निर्माण इसके द्वारा कराया गया था। और इसका मकबरा जो है ये बिहार की सासाराम जिले में अवस्थित है। ठीक है, अगला है, वह शासक जिसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। तो ये कौन था? तो ये इस्लाम शाह था। इस्लाम शाह के द्वारा जो है अपनी सेना की टुकड़ी को जो है 200, 250 फिर 500 इस तरह की इकाइयों में विभाजित किया गया था। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को विकसित किया। तो परगना को शेरशाह सूरी के द्वारा जो है विकसित किया गया था। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में ये सब किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो शेरशाह सूरी जो अभी मैंने आपको बताया कि एक बहुत बेहतरीन प्रशासक था। ठीक है, तो उसके बारे में यह कथन जो है एच.जी. कीन के द्वारा कहा गया है। ठीक है, एच.जी. कीन के द्वारा। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो कि एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आर.पी. त्रिपाठी ने मुगल-कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा है? तो यह जो है शेरशाह सूरी के बारे में आर.पी. त्रिपाठी के द्वारा कहा गया है ना? उनका कहना था कि जब शेरशाह सूरी बिहार से आगे बढ़कर और हुमायूं को हराकर जब दिल्ली की सत्ता पे काबिज होता है, तो फिर वह धीरे-धीरे अपने क्षेत्र को बढ़ाते हुए अन्य क्षेत्रों को भी जीतना चाहता है। यानी अपना प्रसार जो है मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया, मतलब अन्य पश्चिम एशिया के भागों में भी करता है। तो मतलब वो भारत से बढ़कर विश्व में जो है अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। तो ये शेरशाह सूरी के बारे में आर.पी. त्रिपाठी लिखते हैं। अगला है, 1529 में दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त हुआ। कौन था? तो यह जो है नुसरत खां के बारे में ऐसा लिखा गया है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वह दफन है। तो बिहार के नालंदा में दफन है। ठीक है, याद रखिएगा कि कश्मीर घाटी का अंतिम मुस्लिम शासक कौन था? तो वह था यूसुफ शाह चक। ठीक है, यूसुफ शाह चक। और इसे मुगल सम्राट अकबर के द्वारा जो है बिहार में निर्वासित कर दिया गया था। इसका मकबरा कहाँ है? तो नालंदा में है। अगला है, वह राजवंश जिसके द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया। तो मनसबदारी व्यवस्था जो है ये मुगलों के द्वारा शुरू किया गया था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। तो ये सैनिकों की सुगमता से भर्ती करने हेतु लागू की गई थी। ठीक है, अकबरनामा के खंड हैं। ठीक है, अकबरनामा के 3 खंड हैं। आईने अकबरी जो है इसी में से एक खंड उसका ही भाग है। ठीक है, अकबरनामा का ही। रजनामा फारसी अनुवाद है। तो रजनामा जो है ये महाभारत का फारसी अनुवाद है। इसे याद रखिएगा, रजनामा जो है ये महाभारत का फारसी अनुवाद है। अगला है, मध्यकाल में कौन सा वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी? तो मध्यकाल में मुगल वंश की पारंपरिक उपाधि जो है ना वो मिर्जा थी। पद्मावत लिखा है। तो पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये मलिक मोहम्मद ग्यासी के द्वारा लिखा गया था। मलिक मोहम्मद ग्यासी। आईने अकबरी लिखी गई थी। तो आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो आईने अकबरी जो है वो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। अगला है, जब्दी प्रणाली उपज थी। तो जब्दी प्रणाली जो है ये शेरशाह की दिमाग की उपज थी। ठीक है ना, जब्दी प्रणाली जो है शेरशाह सूरी के दिमाग की उपज थी। दसवंत और बसावंत जो एक प्रसिद्ध चित्रकार हुआ करते थे, वह किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? तो अकबर के शासनकाल के दौरान जो है मुगल उसमें रहते थे, मुगल राज दरबार में रहते थे। दसवंत और बसावन इनका नाम था। यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश डैश के दरबार में हुआ। तो यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश जो है ना वो अकबर के समय में माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे आपको कि जहांगीर के शासनकाल में जो है वो चित्रकला जो है अपनी चरमोत्कर्ष पे पहुंचता है, अपने हाइट्स पे पहुंचता है। ठीक है, शुरुआत इसकी अकबर के समय में हुई थी, लेकिन अपनी हाइट्स जो है ये वो जहांगीर के समय में पहुंचता है। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये अकबर के द्वारा किया गया था। ठीक है, फतेहपुर सिकरी का निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था। फिर है, वह मुगल शासक जिसने चित्रकारी के लिए विभाग बनवाए। तो यह जो है अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, फिर 1552 में अकबर ने दीन ए इलाही लागू किया था। जो था तो दीन ए इलाही जो है ना वो एक व्यवहार संहिता था। दीन ए इलाही, ठीक है, कह सकते हैं एक प्रकार का नया धर्म बनाना चाहता था अकबर। ठीक है, उसका ही नाम रखा था दीन ए इलाही।
मुगल प्रशासन में मदद ए मसा इंगित करता है। तो मदद ए मास है ना, ये किस चीज को इंगित करता है? तो ये विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि थी। ठीक है, दीवान ए मास, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा पर टैक्स जो है उसको खत्म कर दिया था। तो तीर्थ यात्रा कर जो है समाप्त करने वाला शासक कौन था? तो ये अकबर था। ठीक है, अकबर ने इसके अलावा जजिया कर भी हटा दिया था, दास प्रथा को खत्म कर दिया था, है ना। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साल भी आप याद रखिएगा, आने वाले क्वेश्चंस में तो ये आपको मिलेगा भी, लेकिन आप अपनी लेवल पर भी इन वर्षों को याद रखिएगा, कई बार इसको मिलान करने के लिए भी दे दिया जाता है। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो गठन जो है ना, ये आपको पता होगा कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 31 दिसंबर, ठीक है, वो होता है 1600 में। ठीक है, तो इस समय भारत का राजा कौन है? इस समय भारत का राजा है अकबर। ठीक है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जब आती है तो उसके आते आते तक ना वर्ष हो जाता है 1605। ठीक है, आपको पता होगा कि पहले तो एरोप्लेन वगैरह था नहीं, पहले जहाज से सिप आता था, तो बहुत धीरे धीरे आता था। ठीक है, तो गठन जो है वो हो गया था अकबर के समय में, लेकिन जब वो भारत आता है तो वो आता है किसके शासनकाल में? वो आता है जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, थॉमस मुनरो है, ठीक है ना, कैप्टन हॉकिंस है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सन 1582 में दीन ए इलाही लागू किया गया था। तो ये अकबर के द्वारा किया गया था, अभी हम लोगों ने ऊपर इसके बारे में बात भी की है। फिर है सुलह कुल की नीति अपनाई गई थी। तो सुलह कुल की नीति जो है अकबर के द्वारा अपनाई गई थी। फिर हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे। तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति हकीम खान थे। देखिए कई बार क्या होता है कि ये जो हल्दी घाटी का युद्ध था, इसको हिंदू वर्सेस मुस्लिम युद्ध की तरह देखा जाता है ना। जैसे मुस्लिम कह सकते हैं अकबर, है ना, वहीं हिंदू सेना, हिंदू राजा कौन थे? महाराणा प्रताप। इसको इस तरीके से देखा जाता है, लेकिन इतिहास कभी भी इस तरीके से नहीं होता है ना। आप गौर करेंगे कि अकबर जो था, जो कि एक मुस्लिम शासक जरूर था, लेकिन उसके सेनापति कौन थे? मान सिंह थे। उसी तरीके से हल्दी घाटी में वहां का राजा कौन था? वहां पे महाराणा प्रताप राजा था, लेकिन उसका सेनापति कौन था? हकीम खान था, जो कि एक मुस्लिम है। तो इसको कहीं से भी आप एक धार्मिक एंगल नहीं दे सकते हैं। ठीक है, एक सिचुएशनल वॉर था ये, इसको इसी तरीके से देखना चाहिए। ठीक है ना, तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन है? तो वो थे हकीम खान। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो कब मिलाया था इसे? 1576 ईस्वी में। कई बार ये भी पूछता है कि राजधानी कब बनाई गई थी। ठीक है, तो वो आगे मिलेगा, उसे हम लोग देखेंगे। अगला है अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है विलियम फिंच का है। विलियम फिंच ने कहा था कि इलाहाबाद में जो है लगभग 5 से 20,000 तक जो है कारीगर लगभग 40 साल तक कार्य किए, तब जाकर एक 40 स्तंभ युक्त और कई मंजिलों का एक इमारत बना था। ठीक है, तो ये कथन किसका है? ये कथन जो है विलियम फिंच का है। अगला है अकबर के राज्य के समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था? सरकार माने एक इकाई है, जैसे जिला होता है ना, परगना होता है, उसी तरीके से सरकार हुआ करता था। तो अकबर के समय में कुल 8 सरकारें थी बिहार में। ठीक है, वह राजपूत जिसके महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। तो सम्राट अकबर जो है उसका जन्म राणा वीरसाल की हवेली में हुआ था। ठीक है, तो पता होगा कि शेरशाह सूरी से युद्ध में हारने के बाद हुमायूं जो है वो बहुत दिनों तक निर्वासित जीवन यापन करता है। ठीक है, तो कभी वो ईरान की तरफ चला जाता है, ठीक है, इधर उधर जाता रहता है, लेकिन वो अपनी जो उसकी वाइफ रहती है उसको यही राजपूत शासक था राणा वीरसाल, वहां पे वो छोड़ के जाता है। तो उसी के शासन में, उसी राजपूत घराने में जो अकबर का जन्म होता है। ठीक है, तो वही पूछा गया कि अकबर का जन्म जो है कहाँ हुआ है? तो राणा वीरसाल, राजपूत शासक राणा वीरसाल की हवेली में होता है। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष पर पहुंची थी? तो अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि जहांगीर के शासनकाल में जो है वो मुगल चित्रकला अपने शीर्ष पर पहुंची थी। फिर है ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़ों की जड़ थी। तो ये जो ईरान के शाह होते थे और जो मुगल शासक थे, इन दोनों के बीच जो झगड़े होते थे वो कांधार के क्षेत्र को लेकर होते थे। ठीक है, कांधार के क्षेत्र को लेकर इन दोनों में आपस में लड़ाई होती रहती थी। अगला है दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा शुरू हुआ था। तो ये जो है जहांगीर के शासनकाल में शुरू हुआ था, दो अस्पा और सिंह अस्पा। एतमाद-उद-दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था, किसके द्वारा? तो ये नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। और ये जो एतमाद-उद-दौला है वो नूरजहां के पिताजी हुआ करते थे। ठीक है, उनके पिता थे, तो उनका मकबरा जो है वो आगरा में बनवाया गया था नूरजहां के द्वारा। अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस किस मुगल सम्राट के समय भारत आया था? ठीक है, तो ये जहांगीर के समय में आता है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। फिर जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया है, तो किसके द्वारा किया गया है? तो ये अंग्रेजी यात्री था सर थॉमस रो। ठीक है, उसके द्वारा जो है जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया गया, उसके बारे में वो जिक्र करता है। अगला है अंग्रेजों में से अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो इंग्लिश खां के नाम से जो है ना कैप्टन हॉकिंस जो है उसको जाना जाता था, और जहांगीर जो है ना कैप्टन हॉकिंस को खां की उपाधि दिया था। ठीक है, फिर
पितराडुरा संबंधित है, ठीक है। पितराडुरा क्या है? तो ये दीवारों पर अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। पितराडुरा क्या है? दीवारों पर अर्धकीमती फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। वह मुगल शासक जिसने न्याय हेतु एक जंजीर और घंटी लगवाई थी, ठीक है, जिसको जंजीर ए अदिल के नाम से जाना जाता था। तो ये कौन था? तो जहांगीर जो है वो न्याय का घंटा लगवाता है, ठीक है। चलिए, सर थॉमस रो भारत में किसके शासनकाल में था, यानी किस राजा के शासनकाल में था? तो जहांगीर के शासनकाल में आया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था, तो लाल किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था। आप मुगल काल के दौरान जितने भी बेहतरीन स्मारक देखते हैं, चाहे वो ताजमहल है, लाल किला है, ठीक है, इन सब का निर्माण जो है मयूर सिंहासन है, इन सब का निर्माण जो है आपको शाहजहां ने ही कराया था। उसको एक इंजीनियर किंग भी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे है, वह शासक जिससे अन्ना सिक्कों का प्रयोग प्रारंभ किया, आना सिक्कों का प्रयोग, तो ये शाहजहां के द्वारा किया गया था, आना, ठीक है। अगला है, महान मुगल सम्राटों में जैसे बाबर से औरंगजेब तक दो सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे। तो दो कौन थे? तो एक था जहांगीर और दूसरा था शाहजहां। इन दोनों की माँ जो थी, दोनों की माता, वो एक राजपूत घराने की थी, ठीक है। जैसे जहां तक जहांगीर की बात है तो वो जोधाबाई, उनकी माता का नाम जोधाबाई था, ठीक है ना। तो राजपूत हुआ करती थी। तो इसी तरीके से पूछा गया है कि वो दो शासक कौन थे जिनकी माँ राजपूत घराने से थी, ठीक है। चलिए, वह इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल में मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है, तो स्वर्ण युग किसने कहा है? तो ये है A.L. श्रीवास्तव। A.L. श्रीवास्तव वह इतिहासकार हैं जिन्होंने मुगल काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना है। मुगल सम्राट में आलमगीर की उपाधि धारण की थी, तो आलमगीर के नाम से औरंगजेब जो है वो जाना जाता था, ठीक है। अगला है, औरंगजेब के काल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नरनौल शहर को दखल कर लिया वह थे, ठीक है, तो वो थे कबीर के अनुयायी। अब कबीर के अनुयायियों के द्वारा जो है औरंगजेब के शासनकाल में नरनौल शहर को जो है ना उस पर कब्जा कर लिया गया था। तो अनुयायी थे कबीर के। वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया तो वो औरंगजेब था। अभी ऊपर ही हम लोगों ने इसके बारे में बात कर रखा है। फिर है, खुलासात उत तावरीख लिखी है, तो खुलासात उल तावरीख किसके द्वारा लिखी गई है? ये सुजान राय भंडारी के द्वारा लिखी गई है। तो इसे आप टिक कर लेंगे, ये पूछा जाता है, सुजान राय भंडारी। अगला है, आलमगीर नामा को लिखा था, तो आलमगीर नामा के लेखक हैं मिर्जा मोहम्मद काजिम। मिर्जा मोहम्मद काजिम आलमगीर नामा के लेखक कौन है? वो है मिर्जा मोहम्मद काजिम। अगला है, वह मुगल शासक जिसने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया, तो ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष यानी लड़ाई किसने लड़ी थी? तो औरंगजेब भी लड़ता है ब्रिटिश के विरुद्ध, ठीक है, तो औरंगजेब इसका सही उत्तर होगा। गुजरात के क्षेत्र में जब अंग्रेजों की ताकत बढ़ रही होती है तो उसको सीमित करने के लिए औरंगजेब जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करता है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है, तो इसका अर्थ है दारुल इस्लाम। फिर है, मुगल मेवाड़ संधि हुई थी, तो मुगल और मेवाड़ की संधि हुई थी 1615 में जहांगीर के शासनकाल में। फिर औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, ठीक है। फिर है, औरंगजेब की मृत्यु का स्थान था, तो स्थान था अहमदनगर किले में, दक्षिण भारत में इसकी मृत्यु हो गई थी। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में मुगल दरबार में चहार, तस्लीम और जामीन बोस लागू किए गए थे, तो वह मुगल सम्राट कौन था? तो उसका नाम था शाहजहां। इसी के शासनकाल में चहार, तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए थे। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, तो जहां आरा जो थी वो शाहजहां की पुत्री हुआ करती थी। कहते हैं कि मुगल जो साम्राज्य है उसमें अगर कुछ चुनिंदा महिलाओं की का जिक्र करेंगे जो काफी शक्तिशाली हुआ करती थी, उसमें जहां आरा का नाम आता है। तो जहां आरा जो थी उन्होंने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी थी जिसका नाम था मुनीस अल अरवाह। अगला है, जहांगीर के शासनकाल में वह चित्रकार जो नादिर उल उस्र के खिताब से नवाजा गया, तो यह कौन था? ये उस्ताद मंसूर था। इसके अलावा ऊपर ही हमने अकबर के शासनकाल के दौरान जो दो प्रमुख चित्रकार थे उनका वर्णन किया, उनका नाम देखा था। आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है, अभी लिखिए उसको, ठीक है। चलिए, अगला है, मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था, तो वो कौन था? तो वो अब्दुल समद था। देखिए, एक नाम तो आपको यही मिल गया है और एक नाम और आपको लिखना है। चांदी के जलाली सिक्कों का निर्माण किया था। चांदी के जलाली सिक्कों का निर्माण किसके द्वारा किया था? अकबर के शासनकाल में हुआ था। अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां के शासक कौन था? वहां का शासक था उदय सिंह द्वितीय। अकबर के 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक उदय सिंह था। तो आप दो चीज याद रखिएगा, पहला तो अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया? तो ये आक्रमण 1567 में हुआ था। वह मुगल शासक जिसने साहू को मुक्त किया था, तो साहू कौन थे? ये मराठाओं के राजा थे, ठीक है, साहू जी। तो उनको मुक्त किसके द्वारा किया गया था? तो बहादुर शाह प्रथम के द्वारा किया गया था। बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब का पुत्र था, ठीक है, उसने जो है
साहू जी को मुक्त कर दिया था। अगला है मुगलों और मेवाड़ के बीच संधि हुई थी। तो मुगलों और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? तो ये 1615 ईस्वी में हुई थी। ताजमहल के लिए पत्थर जिस स्थान से लाया गया था, तो ये राजस्थान, सॉरी ये मकराना था, मकरान तट से लाया गया था। तो ताजमहल के लिए पत्थर जो है वो मकरान तट से लाया गया था। अगला है सुलह एक कुल की नीति अपनाई थी। सुलह एक कुल की नीति अकबर ने अपनाई थी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन कई बार पूछा गया, इसे जरूर याद रखेगा। अगला है पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। तो ये तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1761 में, और ये अफगान और मराठाओं के मध्य लड़ा गया था। अफगान और मराठाओं के मध्य। देखिए 3 पानीपत के युद्ध हुए हैं, तीनों से सवाल पूछता है। मैं आपको यहाँ पे क्विकली रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहला है 1526 में, ठीक है, ये पहला पानीपत का युद्ध है। दूसरा होता है 1556 में, और तीसरा होता है 1761 में। पहला जो पानीपत का युद्ध हुआ है, इसमें आपको बाबर की लड़ाई होती है किससे? इब्राहिम लोदी से, ठीक है। दूसरा जो होता है, इसमें होता है अकबर और हेमू का, अकबर और हेमू का। और तीसरा जो होता है वो मराठाओं का होता है, किसके साथ? अहमद शाह अब्दाली के साथ, ठीक, अहमद शाह अब्दाली के साथ। तो ये 3 पानीपत के युद्ध हैं, इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मुगल बादशाह द्वारा जिसे बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। तो बुरहान उल मुल्क के नाम से कौन जाना जाता था? तो वो था सादत अली खान, ठीक है, बुरहान उल मुल्क। अगला है गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा? तो अकबर के कहने पर जो है हुमायूंनामा लिखा था। और ये गुलबदन बेगम कौन थी? तो ये हुमायूं की बहन थी। उनके द्वारा हुमायूं की जीवनी लिखी गई, और किसके कहने पे? अकबर के कहने पर इसको लिखा गया था। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमीदा बानो बेगम डैश की माँ थी? तो हमीदा बानो बेगम जो है वो अकबर की माँ थी, ठीक है, अकबर की माँ थी। अगला है सफदरजंग मकबरे का निर्माण किया। तो सफदरजंग मकबरे का निर्माण नवाब शुजाउद्दौला के द्वारा किया गया था, नवाब शुजाउद्दौला। अगला है मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अकबर के द्वारा किया गया था, ठीक है। एक प्रकार से ये सैन्य व्यवस्था था। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार थे। तो सर्वाधिक मनसबदार औरंगजेब के शासनकाल में थे, औरंगजेब के शासनकाल में, ठीक है। मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई 1526 में, प्रथम पानीपत के युद्ध के बाद, और बाबर के द्वारा किया गया था। दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर किया था। तो दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर अकबर ने बाहर किया था, ठीक है, अकबर ने। अकबर के राज दरबार में रत्न थे। तो 9 रत्न थे, नवरत्न, इसके बारे में हम लोग जानते भी हैं, पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। गालिब कौन थे? गालिब, तो गालिब जो थे एक कवि थे, एक शायर थे, लेखक थे, है ना। और गालिब के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 1857 की क्रांति देखी थी। मिर्जा गालिब का काल था, तो ये बहादुर शाह द्वितीय सम्राट के समकालीन थे, वही 1857 के बारे में, जिसके बारे में मैंने बताया आपको। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने हराया था। तो चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसे हराया था? हुमायूं को हराया था। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 39 में। कब? 39, 1600 1539, ठीक है, 1539। अगला है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था। तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जो है वो अकबर के द्वारा निर्माण कराया था, ठीक है। पानीपत के तृतीय युद्ध में वह मुगल बादशाह जो मराठाओं के संरक्षण में आया था, तो ये कौन था? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय वो मराठाओं के संरक्षण में आ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात डैश जाट काफी शक्तिशाली हुआ। तो चूड़ामन के नेतृत्व में जो है ना, जाट जो थे वो काफी शक्तिशाली हो गए थे, चूड़ामन। बीबी का मकबरा कहाँ है? तो ये औरंगाबाद में, और ये औरंगजेब के द्वारा उसकी पत्नी की याद में बनाया गया था, ठीक है। बीबी का मकबरा स्थित है कहाँ है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। चगताई तुर्क शासन भारत में जाना जाता है। तो ये जो है मुगल नाम से जाना जाता है, ठीक है। मुगल शासक जो थे वो चगताई तुर्क थे। असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति था। तो वो कौन था? वो था मीर जुमला। मीर जुमला जयपुर शहर का संस्थापक है। तो सवाई जयसिंह है, राजा सवाई जयसिंह। मुगल काल का पतन शुरू हुआ है। तो मुगल काल का पतन जो है वो आधुनिक काल में शुरू हुआ है, ठीक है। चलिए बुलंद दरवाजा जो कि अकबर द्वारा निर्मित था, वो प्रतीक था। तो ये अकबर जब गुजरात विजय करके आता है तो उसकी याद में बुलंद दरवाजा बनाता है। बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है? तो ये फतेहपुर सिकरी में है। अकबर के शासन में राजा टोडरमल था। तो राजा टोडरमल जो है वो वित्तीय सलाहकार था। ध्यान रहे कि जब शेरशाह सूरी राजा बनता है, ठीक है, हुमायूं को हराकर, तो उसने टोडरमल को अपना वित्त मंत्री बनाया था, ठीक है। लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है शेरशाह सूरी की, तो अकबर ने फिर टोडरमल को जो है वित्त मंत्री रहने दिया। इससे पता चलता है कि टोडरमल बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि मतलब वित्त विभाग का समझ रखता होगा, है ना। ओके, चलिए दिल्ली का लाल किला बनाया गया था। तो दिल्ली का लाल किला बनाया गया था शाहजहां के द्वारा। मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है। मुगल साम्राज्य की नींव वही 1526 का जो प्रथम पानीपत का युद्ध है उसके बाद माना जाता है। बीरबल प्रसिद्ध था। तो बीरबल जो है वो अकबर के नवरत्न में शामिल था, और ये अपनी बुद्धिमानी तथा वाक्पटुता के कारण प्रसिद्ध था।
चलिए नेक्स्ट है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। दिल्ली के लाल किले में स्थित जो मोती मस्जिद है उसको किसने बनवाया था? तो उसे औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है, दिल्ली के लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद है उसे औरंगजेब के द्वारा निर्मित कराया गया था। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था। इस फारसी संस्कृत को क्या कहते हैं? इसे रजनामा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद था। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? रजनामा। ठीक है, संस्करण को रजनामा के नाम जानते हैं। मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था ये औरंगजेब था। ठीक है, एक बार और फिर दोबारा दूसरी बार भी ये जो है राज्याभिषेक करवाता है। जब ये अपने भाई दारा सिकोह को मार देता है तो फिर फाइनली दूसरी बार ये अपना राज्याभिषेक कराता है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया गया था। तो लाल किले का निर्माण जो है शाहजहां के द्वारा कराया गया था। शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वो रोहतास में स्थित है। मुगल प्रशासन में मुहतसिब कहा जाता था। तो मुहतसिब कौन होते थे? तो ये जन नैतिकता के प्रभारी अधिकारी होते थे। जन नैतिकता के प्रभारी अधिकारी। फतेहपुर सिकरी को बसाया था। तो फतेहपुर सिकरी को अकबर ने बसाया था। फिर है दिल्ली के स्थित जो जंतर मंतर है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो उसका निर्माण राजा सवाई जयसिंह के द्वारा कराया गया था। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा जो है वो सिकंदरा में स्थित है। ठीक है, सिकंदरा में। और इसके अलावा आप याद रखिएगा कि इसका जो मकबरा था उसको जाटों के द्वारा जो है बिगाड़ दिया गया था, तहस नहस कर दिया था, बर्बाद कर दिया गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 में। शेरशाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध था, विशेष रूप से अपने भू राजस्व प्रणाली के लिए। ठीक है, भू राजस्व प्रणाली के लिए जो है शेरशाह जो काफी पॉपुलर था। पानीपत की दूसरी लड़ाई, तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वह 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच होती है। तो इसमें कौन जीतता है? तो अकबर जो है वो विजयी होता है। ठीक है, अकबर की जो सेना रहती है उसका नेतृत्व बैरम खां कर रहे होते हैं। ठीक है, जिसमें अकबर विजयी हो जाता है। इसके बाद ही अकबर का राज्याभिषेक होता है। दीन ए इलाही शुरू किया था। तो दीन ए इलाही जो है वो अकबर ने शुरू किया था। ये कई बार पूछा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा कराया गया था? तो चचनामा का फारसी में अनुवाद मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी के द्वारा कराया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाल की परीक्षाओं में देखा गया है कि ये प्रश्न कई बार पूछा था। याद रखिएगा, चचनामा का फारसी अनुवाद जो है वह मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूकी के द्वारा किया गया था। मुगल चित्रकला जो अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंची थी जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, शेरशाह की भू लगान व्यवस्था की तुलना की जा सकती है रैयतवाड़ी व्यवस्था से, जिसे रीड एंड मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो शेरशाह की जो भू लगान की व्यवस्था थी ना वो कहीं ना कहीं रैयतवाड़ी व्यवस्था से मिलती जुलती है। यानी शेरशाह सूरी जो था वो रैयतों यानी किसानों से डायरेक्ट टैक्स वसूलता था। ओके, और भूमि की पैमाइश की जाती थी। वो भूमि कितनी ऊर्जावान है, कितनी उर्वरक है, उस आधार पे जो है शेरशाह सूरी टैक्स कलेक्ट करता था, भू राजस्व कलेक्ट करता था। ठीक है, तो उसकी तुलना रैयतवाड़ी व्यवस्था से की जा सकती है। फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाजा जामी मस्जिद का प्रवेश द्वार है। ठीक है, तो दक्षिणी द्वार का जो है ना प्रवेश द्वार है। ओके, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। तो मुहतसिब जो है लोक आचरण का अधिकारी था। दास्तान ए आमिर हमजा का चित्रांकन किया है। तो दास्तान ए आमिर हमजा का चित्रांकन अब्दुल सम्मद और मीर सैयद अली के द्वारा किया गया है। वह मुगल बादशाह जिसने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया। तो किसने दिया था फरमान? ये फरमान फारूक शियार ने दिया था। और साल कौन सा था? 1717 में। 1717 में गोल्डन मैग्ना कार्टा, ठीक है, स्वर्णिम फरमान देता है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये मोहम्मद शाह रंगीला था। मोहम्मद शाह रंगीला। फिर इसको जो है 1739 में करनाल के युद्ध में नादिर शाह के द्वारा हराया जाता है। और फिर नादिर शाह जो है उससे ये मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस ये सब लूट के चला जाता है, कोहिनूर हीरा वगैरह लेके चला जाता है। जवाबीद का संबंध था। तो जवाबीद एक राज का कानून था। ठीक है, कोस मीनार है। तो कोस मीनार क्या है? एक दूरी निर्धारक है। ठीक है, कोस कहते हैं ना, एक कोस, दो कोस। तो कोस किस चीज के लिए यूज करते हैं हम लोग? दूरी को नापने के लिए यूज करते हैं। रानी दुर्गावती महारानी थी। तो दुर्गावती जो है दुर्गावती ये गोंडवाना राज की महारानी थी। कश्मीर के शासन सुल्तान जैनुल अब्दीन को कहा जाता है कश्मीर का अकबर। ठीक है, ये जो राजा है, ठीक है, जिसका नाम है सुल्तान जैनुल अब्दीन, तो ये अपनी परोपकारी नीतियों के कारण कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ओके, भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन कोहिनूर हीरा कौन लेके गया? तो ये नादिर शाह लेके गया था। ठीक है, नादिर शाह। फिर दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। तो ये बीरबल के द्वारा स्वीकार किया गया था। फिर अगला है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे पराजित हुए थे। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे पराजित हुए थे अफगानों से। अफगान सेना किसके नेतृत्व में थी? अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व। यहाँ पे मराठा राज्य शुरू हो रहा है। तो पहला है शिवाजी के पिता का नाम था। तो शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोसले। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? इनकी राजधानी रायगढ़ में थी। वह शासक जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों यानी अष्ट दिग्गज, ठीक है, की एक समिति थी,
सॉरी अष्टप्रधान जिसको कहते थे, अष्टप्रधान, तो ये शिवाजी के द्वारा ये रखा गया था। अष्टदिग्गज जो थे ना, ये तेलुगु साहित्य के जो प्रमुख कवि थे उनकी एक मंडली थी जो राजा कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। और अष्टप्रधान कौन था? ये अष्टप्रधान 8 मंत्रियों की समिति थी जो शिवाजी के शासनकाल में थी। ठीक है, तो शिवाजी के शासनकाल में जो अष्टप्रधान थे उसमें जो विदेश मंत्री हुआ करता था, ठीक है, जो शासन तंत्र में विदेश मंत्रालय देखता था, उसे सुमंत के नाम से जानते थे। ठीक है, सुमंत। फिर समर्थ रामदास गुरु थे, तो समर्थ रामदास किसके गुरु थे? ये शिवाजी के गुरु थे। अच्छा, इस अभी जो हाल में जो बिहार ईएसआई का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था कि शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था। ठीक है, किस किले में? अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप कमेंट में इसका नाम लिखें। अगर आप ये लास्ट तक ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी सफलता तो बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। ठीक है ना, रायगढ़ किले में हुआ था कि शिवनेरी के किले में हुआ था? मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं, आप कमेंट करें। महाराष्ट्र में वतनदार डैश वर्ग को कहा जाता है, तो ये सामंत वर्ग और भूमि स्वामी को वतनदार कहा जाता है। अंतिम है सरंजामी प्रथा संबंधित थी। सरंजामी प्रथा जो है ये मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित थी। ठीक है, ओके। अब यहाँ से जो है आधुनिक भारतीय इतिहास शुरू होता है, तो इसे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास से जितने भी प्रश्न पूछे जाते थे वो सभी कवर हो गया है। ठीक है, जितने भी विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए थे, चाहे बीपीएससी हो या फिर जुडिशियल कमीशन हो, बिहार एसआई हो, बीएसएससी हो, ठीक है, हाईकोर्ट का एग्जाम होता है, जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी को इसमें सम्मिलित किया गया और आप इसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छा, इस वीडियो को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसे आप रफ्तार बढ़ाएं। एक बार देख चुके हैं तो इसको 1-2 बार और देखिए, क्विक रिवीजन कीजिए, सोते टाइम कान में लगाकर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ऑडियो क्वालिटी भी मेरे हिसाब से ठीक ही रहती है, आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप एक पेन पेपर लेके बैठे। इसके अलावा आपको जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें पहले से पता होंगी, ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता होंगे, नए होंगे, तो आप सिर्फ उसको ही एक अलग एक सेपरेट पेज में आप उसको नोट करते जाएं। ठीक है, ताकि आपको लास्ट एग्जाम डे के दिन जो डी डे होगा उस दिन आप उसको क्विक रिवाइज कर सके। बहुत सारी चीजें जो आपको पता है वो एक बार तो मेरे बोलने से, यहाँ पढ़ने से ब्रशअप हो जाएगा, लेकिन जो चीजें आपको बिल्कुल नहीं पता है, जो कोई नए फैक्ट्स हैं, उसे आप एक अलग पेज में लिख लें और उसको आप रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे जुड़कर आप उसमें शामिल हो सकते हैं। उस ग्रुप में नियमित टेस्ट होता है। इसके अलावा हम लोग गूगल मीट पे भी जुड़ते हैं, जहाँ पे क्विक रिवीजन होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग किया जाता है। ठीक है, अच्छे से जो ग्रुप डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया जाता है, बहुत सारे हमारे मेंटर्स जुड़ते हैं उसमें, तो बढ़िया तरीके से उसमें पढ़ाई हो पाती है, तो आप उससे जुड़े। ठीक है, आपको लाभ ही होगा। और अगर अच्छा नहीं लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर कोई सुधार की गुंजाइश आपको नजर आती है तो उससे भी आप जरूर कमेंट में दें, क्योंकि मेरा मानना है कि सुधार तो हमेशा गुंजाइश रहती है। तो अगर आपको कोई चीज इसमें बुरी लगती है या आपको लगता है कि ये प्रयास किया जा सकता है या सुधार किया जा सकता है, तो आप उसे भी जरूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।